नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। और रोजाना खास मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते हैं, तमाम बड़े मुद्दे। और इस बीच एक ऐसी खबर भी हम आपको बताने वाले हैं जो दुनिया के सभी लोगों से जुड़ी हुई है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं होगी, आज बात होगी उस आर्थिक सुनामी की जिसने 50 दिनों में दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, 50 दिन और 50 अरब डॉलर का नुकसान। आखिर में सवाल ये कि आखिर ये हुआ कैसे। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े उसके असर की भी हम बात करेंगे। ईरान से जुड़ा हुआ ये संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया के तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया है। जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तब तब पूरी दुनिया की नजर तेल पर टिक जाती है, क्योंकि यहीं से निकलती है दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी धारा। लेकिन पिछले 50 दिनों में जो हुआ उसने इस धारा को बाधित कर दिया है। ईरान अपनी शर्तों के आगे अडिग है, तो वहीं अमेरिका भी किसी भी सूरत में कमतर पड़ता हुआ नजर नहीं आता, जिसका असर है पूरी दुनिया पर। कैसे 50 दिनों में 50,000 डॉलर का नुकसान हुआ, बताएंगे आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। 50 अरब डॉलर से कैसे पूरी दुनिया में सुनामी आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की लाइफलाइन जिसे कहा जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और उस वजह से दुनिया भर की तेल सप्लाई बाधित हुई, प्रभावित हुई, जिसका असर आप लोगों पर पड़ा, आम जनता पर पड़ा। तेल की कमी की वजह से कई देशों में बड़े संकट आ गए, महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। और सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो हर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं महंगाई की भेंट चढ़ गया। हॉर्मुज बंद होने की वैश्विक कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान युद्ध को शुरू हुए करीब 50 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान दुनिया को जो आर्थिक चोट लगी उसकी भरपाई में कई साल लग सकते हैं। कई विश्लेषक और रॉयटर्स के अनुसार युद्ध के कारण अब तक 50 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं सका और इसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर, करीब अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत इसकी है। यानी दुनिया को इन 50 दिनों में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में खाड़ी देशों के उत्पादन में रोजाना 80 लाख बैरल की कमी आई और ये उत्पादन में उतनी ही गिरावट है जितना दिग्गज तेल कंपनियां एक्सन मोबिल या शेवरॉन मिलकर उत्पादन एक तरह से करते हैं। और सबसे बुरा असर तो जेट फ्यूल पर पड़ा है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान से होने वाला जेट फ्यूल एक्सपोर्ट जो फरवरी में 19.6 मिलियन बैरल था, वो मार्च और अप्रैल के बीच में गिरकर महज 4.1 मिलियन बैरल रह गया। और ये जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि इससे न्यूयॉर्क और लंदन के बीच करीब 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानें संचालित की जा सकती थी। कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ युद्ध से नुकसान ही हासिल हुआ है और इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई करने में काफी समय एक तरह से लग सकता है। लेकिन समझिए कि 50 दिनों का युद्ध और इन 50 दिनों में 50 बिलियन डॉलर साफ हो चुका है। कितना बड़ा नुकसान है ये, आइए आपको समझाती हूँ आम भाषा में। दरअसल पूरी दुनिया की 5 दिनों की तेल की जरूरत के बराबर एक तरह से इसे माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 10 हफ्तों की एविएशन फ्यूल मांग के बराबर इसे देखा जाता है और पूरी दुनिया में 11 दिनों तक चलने वाली जो वाहन है, गाड़ियां हैं, उनके ईंधन के बराबर ये है। अकेले अमेरिका 1 महीने की तेल मांग के बराबर इसे माना जा रहा है और अमेरिकी सेना के 6 साल के कुल ईंधन खपत के बराबर है। और इतना तेल जिससे यूरोप की 1 महीने से ज्यादा की जरूरत पूरी हो सकती है। इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को 4 महीने चलाने लायक ईंधन के बराबर ये नुकसान है। 50 बिलियन डॉलर 50 दिनों में साफ हो चुका है। अब आप समझिए जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के, मिडिल ईस्ट में खासतौर से, और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर प्रभावित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट पे जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई,
कई जहाज गुजर नहीं पाए, कई जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, कई जहाजों को वापस लौटा दिया गया क्योंकि सीजफायर फिर से टूट चुका है। अब फिर से जंग का अखाड़ा ये बन चुका है और इस पूरे तनाव का खाड़ी देशों पर भी बड़ा असर पड़ा है। खाड़ी देशों पर बड़ी मार पड़ गई है। कैसे? अब देखिए, जो युद्ध है, युद्ध के कारण मार्च में खाड़ी देशों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन यानी रोजाना लगभग 80 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं पाया, यानी खाड़ी देश इतना तेल निकाल ही नहीं पाए जो एक तरह से इनकी अर्थव्यवस्था का मूल हिस्सा है। इसकी वजह से हुआ ये कि दुनिया के कई देशों में जेट इंजन का निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है लगभग 2 करोड़ बैरल से गिरकर मार्च अप्रैल में 41 लाख बैरल एक तरह से उत्पादन हो गया। सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई या फिर कुवैत जैसे जो तमाम जीसीसी देश हैं, वहां से दरअसल तेल का निर्यात होता था, लेकिन अब यही युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा यही देश प्रभावित हैं, इस वजह से निर्यात हो नहीं पाता। अब ये जो पूरा नुकसान है, ये नुकसान न्यूयॉर्क या लंदन के बीच में 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानों के लिए पर्याप्त ईंधन के बराबर है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ इन देशों की बात हुई, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका क्या असर है वो भी जरा समझ लीजिए। पूरी दुनिया पर इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर ऐसे हुआ कि $50 बिलियन साफ हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा पहले ही हो गया, लेकिन ये तो कुछ नहीं, अब कीमतें और बढ़ सकती हैं। समझिए, अब महंगाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है, एयर टिकट और महंगे हो सकते हैं, जो पूरी सप्लाई चेन है वो एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है, जिस तरह के हालात हैं अभी। और अब एक बार फिर से तनाव और एक बार फिर से पाबंदियां हैं, तो ये मान के चलिए फिलहाल लोगों को रियायत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी। लेकिन इसके क्या आने वाले वक्त पे परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव होगा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से रवि करकरा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ में जल्दी शामिल होने वाले हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। शरदेंदु जी, आपसे शुरुआत करते हुए मुझे जरा ये बताइए कि 50 दिनों का ये युद्ध, इस वैसे युद्ध कभी अच्छी खबरें लेकर नहीं आता सर, सिर्फ विध्वंसक की तस्वीरें, जानमाल के नुकसान की, और ये कहा जाए कि लोगों के जो तमाम नुकसान है, जो तमाम तस्वीरें हैं, दुखद तस्वीरें ही लेकर आता है। लेकिन आर्थिक मंदी, आर्थिक चोट बहुत ज्यादा हुई है इस युद्ध के माध्यम से। इसके परिणाम, ये जो रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इसका? देखिए, पूरे विश्व में इसका असर है और इसीलिए इस युद्ध पे को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बनता चला जा रहा है। चाहे वो फ्रांस और यूके मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंडिपेंडेंट नेविगेशन की बात करें, जिसमें 40 और देश शामिल होते हैं, जिसमें हमारे विदेश सचिव भी उसमें गए हुए पार्टिसिपेट किया है। तो एक तरीके का प्रेशर है, पूरे विश्व इससे अफेक्टेड है। खाड़ी के देश तो अपना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में जिस तरीके से एनर्जी क्राइसिस बढ़ती चली जा रही, कई देशों ने तो कई सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, आगे आने वाले दिनों में वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हो सकता है उनको नोमैडिक एज में जाना पड़े। इस तरीके की स्थिति होती जा रही है। क्या क्या आपके देश में चाहे एयर फेयर हो, चाहे आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन की चीजें हो, हर चीज में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरा विश्व का हर एक कोना इससे अफेक्टेड। इवन अमेरिका में आज की डेट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां भी गैस की कीमतें करीब 30 से 40% बढ़ गई हैं। तो इसका सलूशन निकालना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया है, और यूरोप का तो देखिए बुरा हाल है। उनको पहले रशिया से एनर्जी रिसोर्सेज मीट आउट होते थे, रशिया से बंद हुए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो वहां तो प्रैक्टिकली वहां पे क्राइसिस सिचुएशन हो रखा है। तो इससे निकलना होगा। इसी वजह से देखिए टाइम टू टाइम वार्ता हो रही, टाइम टू टाइम ईरान के ऊपर एक प्रेशर जनरेट किया जा रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, लेकिन आपको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा अमेरिका को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए ईरान ने खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया, इसलिए फिर से उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। ये 1-2 दिन भी ये चीजें चल नहीं पा रही, मिनट टू मिनट आपके इंस्ट्रक्शन बदल जा रहे हैं। तो एक बड़ा ही वृहद तरीके से एक मानवता के नाम पे, एक विश्व की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। और साथ में तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले इफेक्टिव हुआ करते थे, अमेरिका ने उनको कंप्रोमाइज करा दिया, उनकी से को खत्म कर दिया। तो आज की डेट में आईएई हो, चाहे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और सी के जो नियम है उसकी बात हो, कोई चीज इफेक्टिव है ही नहीं। मन मर्जी आज की डेट में चल रहा है।
इससे विश्व की अर्थव्यवस्था इफेक्टेड होती है, छोटे बड़े कंट्री सारे प्रभावित होते हैं। तो मेरा मानना है कि अब जो सेकेंड राउंड की बात इस्लामाबाद में होनी है, उसको एक कॉन्क्रीट स्टेप निकलना चाहिए। आपने तमाम सहमतियां बनाई थी, कहाँ आपका मामला रुक गया? एक जेनेवा से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस बातों पे लेकिन सर एग्रीमेंट अभी तो जेनेवा अब में बात हो यह गया, है, अभी तो आपने हालांकि बहुत बेहतर तरीके से समझाया कि जो 50 दिन ये किस तरह से घातक साबित हुए हैं। मैं दोबारा जब लौटूंगी तो उस चीज़ को भी समझूंगी, लेकिन आपने कहा कि अब जो दूसरे दौर की वार्ता है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। लेकिन अजिताभ जी, दूसरे दौर की वार्ता होगी भी या नहीं होगी? डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई कल उनका डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन रवाना हो जाएगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम दूसरी दौर की वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ सीज फायर पहले ही टूट चुका है। तो ये 50 दिन वाला जो पूरा तनाव है, नुकसान है, ये तो और एक्सटेंड होगा फिर। देखिए नैना जी, मुझे लगता है बातचीत होगी, क्योंकि जो आसार हैं, हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से खबरें आई हैं उसमें कहा जा रहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, सिक्योरिटी का खतरा, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज बताए, फिर हुआ कि नहीं वो जाएंगे उनके साथ। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि पाकिस्तान होस्ट किसी मजबूरी में उन्होंने किया है, जो भी पाकिस्तान की और अमेरिका की मजबूरियां रही होंगी, लेकिन पाकिस्तान पे विश्वास अभी भी नहीं है, क्योंकि जेडी वेंस आएंगे। जेडी वेंस जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो बड़ा संशय है अभी तो उसी पर ही है कि भाई अगर जेडी वेंस नहीं तो और किस पर भरोसा किया जाएगा? पीट हेग्सेथ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा जी। नहीं, फिर उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस ही जाएंगे, और उसके साथ जो दो लोग आए थे वो जेड कुशनर और वो दोनों आएंगे। तो ये तो अभी उन्होंने कंफर्म किया, अगर वो फिर चेंज कर जाए तो कहना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उन्होंने फिर से दोहराया है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग मुझे लगता है कि ईरान दे रहा है। एक तरफ उसके राष्ट्रपति ने कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला हो, उसके यूरेनियम इनरिचमेंट का जो है हैंडओवर करने की बात है, और सबसे बड़ा एक मुद्दा जो अटक के आ रहा है वो हॉर्मुज पे है। हॉर्मुज पे देखिए ट्रंप ने इतने चेंजेस किए हैं, ऐसी भी उन्होंने ख्वाहिश जताई कि अमेरिका वहां टोल कलेक्ट करेगा, फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलके करेगा, फिर उन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ईरान को तो हम पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी उसका कर दिए। तो जितनी बार उन्होंने चेंज किया, उससे खुद वो कह लीजिए कि उन्होंने ट्रैप में फंसते चले गए, और अब उससे निकलना उन्हीं के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो बातें उन्होंने की उसको ईरान ने अच्छे से पकड़ा, और उसी को एक तरह से हरमुज से लेके और जितनी अदर मुद्दे थे उसको एक तरह से उसने निगोशिएशन के लिए उसका यूज किया है। और अब वो मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका पे दबाव बनाने की स्थिति में है, और इसीलिए देख लीजिए कि अभी तक वो अनाउंस नहीं किया है कि वो कल जा रहा है या नहीं जा रहा है। और देखिए यही तो मुझे लग रहा है कि इसका बेहतर जवाब शायद रवि करकरा जी से मैं ले लेती हूँ, अमेरिका से ही सीधे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ में अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन रवि करकरा जी, बड़ा संशय का सवाल है कि आखिर अब अगले दौर की बातचीत होगी, कैसे होगी, भरोसा है नहीं है? पाकिस्तान इस्लामाबाद बार बार क्यों? क्योंकि वहां पर ना उसके लिए ईरान इतना कॉन्फिडेंट है, ना ही पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है। और पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद में जो इतनी कई ऐसे झूठे दावे कर दिए गए, जिससे अमेरिका की ही साख पर बड़े प्रश्न खड़े होने लगे हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नैना जी आपने बात बोली है, क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है कि हर एक जगह जो है एक अनसर्टेनिटी हो गई है। लोग सोच रहे हैं दोबारा कि इसका हल क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, पाकिस्तान को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता है। और पीछे जो गेम एक और चल रहा है, वो इजराइल भी जो है वो पीछे से यूएसए पे प्रेशर डाल रहा है कि आप जो ये पीस डिस्कशन कर रहे हैं वो तो हम उसमें है नहीं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है, और ट्रम्प के लिए काफ़ी हर एक तरीके से हर एक जगह से उंगलियां जो उठ रही हैं कि आप तब कह रहे थे कि ये 5 दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएगी, अभी आपने बोला कि ये स्ट्रेट खुल जाएगा। जो अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब सब ईरान ने खोल दिया तो फिर यूएसए ने गेम शुरू कर दिया। तो ईरान इस टाइम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये पीस जो डिस्कशन है ये पाकिस्तान इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
जितना मुझे लगता है कि जेडी वेंस तो शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, और आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान एम्बेसीज में और उनके जो दूसरे जो इनके कराची में जो उनका एम्बेसी का जो है कॉन्सुलेट, हर एक जगह काफी अटैक है। तो पाकिस्तान जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आप पाकिस्तान खुद अपने आप को संभाल नहीं सकता, तो वो बाकी सिक्योरिटी कैसे संभालेगा। और साथ साथ में ईरान का भी बड़ा क्लियर है कि कल ईरान ने जो इंडिया के साथ किया है, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा आई वुड से कि एक मिस स्टेप था जो ईरान का रहा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो एक्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो यूएई को भी बिल्कुल साइड में किया हुआ है। तो ये एक और पीछे पूरा प्रोसेस चल रहा है जो जीसीसी कंट्रीज को लेके, इसराइल को लेके। तो ये डिस्कशन सिर्फ पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं हो सकती। इसमें प्लेयर्स जो है उनको आना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तो नहीं है ना हरमुज में, और हरमुज में कितना पाकिस्तान को कितना इम्पैक्ट होता है पर इतना नहीं होता इन टर्म्स ऑफ बाकी जो प्राइसेस है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अभी जो है यूएस में आप कोविड के टाइम जो रेट था गैस का, जो आप लोग पेट्रोल डीजल कहते हैं, वैसे गैस कहते हैं, वो जो है प्राइसेस $4 के ऊपर गैलन चला गया। ये तो बहुत ज्यादा प्राइसेस है। और यही जो है ट्रम्प जो है सारा जीते इसीलिए थे कि मैं गैस प्राइसेस का खत्म कर रहा हूँ। अब खाने को उठा लीजिए, अब फूड को देख लीजिए, खाने की भी प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। जब एक वोटर बेस को जब इम्पैक्ट होगा तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे। और बाकी तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हरमुज में जो फर्टिलाइजर्स आने हैं, जो सप्लाई होना है इधर उधर, वो उस पर भी नाकाबंदी हुई है। नहीं, तो लेकिन ये इसके लिए तो बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका तो रवि जी अमेरिका की भी है ना, और उसमें अमेरिका ही नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प और उनके कुछ तो टीम मेंबर्स की है। बिल्कुल। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि नैना जी की जो टीम मेंबर हैं वो बहुत ज्यादा, मैं तो बोलूँगा बहुत इनकॉम्पिटेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है। आप चाहे जेरेड कुशनर को उठा लें, चाहे आप पीट को उठा लें, मार्को रूबियो, ये अमेरिका का शुरू से रहा है कि वो विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो रीजन के बारे में कुछ पता नहीं है पर एक्सपर्ट सारे बन जाते हैं। ये अमेरिका की आज की पॉलिसी नहीं है, बहुत पुरानी पॉलिसी है। और यही जो है ये इसका जो भुगतान है वो पूरा विश्व भर रहा है इस टाइम। तो ये इसका सबसे बड़ा जो रेपरकशन जो होगा, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो ट्रम्प की जो मिड टर्म जो आने वाले हैं उस पर होगा। और हम लोग ये सब कुछ देखेंगे। ये बहुत बड़ा एक फालतू में जो है ट्रम्प ने बहुत बड़ा एक पंगा उठाया है। अब इसको कोई ना ईरान सॉल्व करने की कोशिश कर पा रहा है, और ईरान की एक्चुअली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है, उनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। सिमिलरली यूएई की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो काफ़ी तहस नहस हो रहा है। उनके पास है बफर के लिए पैसा है, पर अल्टीमेटली डे टू डे जो जितना भी है वो पूरा डिस्टर्ब होगा। 50 दिन बहुत लंबा टाइम होता है किसी इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए। धन्यवाद। और बिल्कुल देखिए, ये 50 दिन बहुत लंबा टाइम होता है सस्टेन करने के लिए भी। 50 दिन का ये ऐसा टाइम है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दे, और उसके बाद में उसको दुरुस्त होने में तो और बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है। यूके देवनाथ जी, जिस तरह की तमाम परिस्थितियां हैं, ये रिपोर्ट्स ये बड़ा दावा करती हैं कि ये रिपोर्ट्स इसके अनुसार ये जो पूरा अभी हर एक देश पर बड़ा हिस्सा पहुंचा है, खासतौर से मिडिल ईस्ट जिसमें यूएई हो, कतर हो, सऊदी हो, तमाम देशों पर, क्योंकि इनसे जब निर्यात ही नहीं हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, सप्लाई चेन पर पड़ेगा। और अभी तक जो नुकसान हुआ आने वाले वक्त में भी रियायत की कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर की जीडीपी पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया है उसके अनुसार एक विपरीत असर पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो है हर देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। एनर्जी जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं एनर्जी सिक्योरिटी में। एक तो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या दूसरे रूप में हो, और दूसरी चीज है कि उसके मिलने की गारंटी। क्या आज से 6 महीने बाद एनर्जी की शॉर्टेज होगी? इसी से मार्केट हिल जाते हैं। अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई में हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।